नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन से संबंधित यानी कि हाइड्रोकार्बन से संबंधित हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचसीएल, एमपी पुलिस, यूपीएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम आदि परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो कि हर एक एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आइए बिना देरी किए देखते हैं कार्बन से संबंधित हाइड्रोकार्बन के बारे में हम आज जानने वाले हैं, जिसका हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। रासायन विज्ञान के अंतर्गत हम जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में यौगिकों के नाम, मिश्र धातु, कार्बनिक अम्ल, ये सारे चैप्टर आज के क्लियर होने वाले हैं। केमिस्ट्री से संबंधित आपको 1% भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कार्बन जो है, कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बन, प्रकृति में कार्बन ही ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं और 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है कार्बन, तो आपको कार्बन के ऊपर टिक लगाना है। प्रकृति में कार्बन ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, यानी कि कार्बन जो है वो अधातु तत्व है। कार्बन अधातु तत्व है। अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि निम्न में अधातु तत्व हैं और 4 तो धातु तत्व, 3 धातु तत्व रहेंगे और एक उसमें कार्बन रहेगा, जो कि आपका आंसर होगा। यानी कि कार्बन जो है वो अधातु तत्व हैं। अधातु तत्व आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ों का यूज़ करते हैं उन सभी में कार्बन होता है। हम लोग जितनी भी हम लाइफ में चीज़ें का यूज़ करते हैं, जिस भी वस्तु या चीज़ों का हम यूज़ करते हैं उसमें कार्बन पाया जाता है। जैसे शक्कर है, लकड़ी है, पेट्रोल है, कपड़ों में, ह्यूमन बॉडी में। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक, ध्यान में रखना है। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि 6 परमाणु क्रमांक होते हैं रिक्त स्थान के, तो आपको बताना है कार्बन के। आइए देखते हैं, कार्बन 2 रूपों में मिलता है, यानी कि कार्बन के 2 रूप हैं। एक रूप होता है मुक्त रूप, एक रूप होता है संयुक्त रूप। एक रूप क्या होता है? मुक्त रूप होता है और एक रूप होता है संयुक्त रूप। इसी के साथ अब हम लोग मुक्त और संयुक्त को डिटेल पढ़ेंगे। जो मुक्त रूप जो होता है, मुक्त रूप में क्या होता है? कार्बन, ओनली कार्बन होता है, दूसरे एलिमेंट नहीं होते। यानी कि मुक्त रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ कार्बन होता है। मुक्त रूप में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ कार्बन ही होता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफिन, ये जो हैं ये कार्बन के शुद्ध रूप हैं, यानी कि इसमें सिर्फ कार्बन होते हैं, अन्य तत्व या अन्य एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इन्हें मुक्त रूप कार्बन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मुक्त रूप कार्बन कहते हैं। इसी के साथ अगला आता है संयुक्त रूप, कार्बन का संयुक्त रूप। देखिए कार्बन का जो संयुक्त रूप है, कार्बन दूसरे तत्वों के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बन क्या करते हैं? दूसरे तत्वों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक। वो रूप कहलाता है संयुक्त रूप। वो क्या कहलाता है? संयुक्त रूप कहलाता है। जैसे CO2 बनाया, कार्बन ने O2 के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब कार्बन ने फिर ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे बना? कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन से मिलकर, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना? ग्लूकोज बना। तो स्वाभाविक है ये एक यौगिक है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ मिलकर क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। उसे बोलते हैं संयुक्त रूप। क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप। आइए जैसे CH818 यानी कि पेट्रोल, पेट्रोल का सूत्र है ये CH818, C18 C8 और हाइड्रोजन 18 अगर मिलता है तो पेट्रोल बनता है। उसी के बाद C12H22O11 यानी कि शक्कर। शक्कर का जो सूत्र है एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। शक्कर का सूत्र IMP है, ये IMP फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। C12H22O11 जो कि शक्कर का सूत्र है। इसी के साथ अगला है कोयला। उसके बाद आता है आपका ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि शुष्क बर्फ। यहाँ से प्रश्न बनता। अब ये इस एक जो पेज है, इस पेज में से कितने कम से कम 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है? कम से कम कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। यानी कि शुद्ध रूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रेफिन यानी कि संयुक्त रूप। संयुक्त रूप मतलब किसी यौगिक के साथ, मतलब किसी एलिमेंट्स के साथ मिलकर, किसी तत्व के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, कंपाउंड बनाता है। ये क्या है? संयुक्त रूप है। इसमें से भी प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावना रहती है। आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं आपके कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप यानी कि कार्बन के कितने रूप हैं? अपर रूप। कार्बन के अपर रूप। कार्बन एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक अवस्था यानी कि भौतिक रूप अलग अलग होता है। जैसे द्रव्यमान, बॉइलिंग पॉइंट और केमिकल प्रॉपर्टी समान होती हैं, यानी कि रासायनिक रूप समान होता है। रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कार्बन के अपर रूप मतलब तत्वों के जिनकी भौतिक रूप तो अलग अलग होता है लेकिन रासायनिक रूप समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। डेफिनेशन आती हैं, अपर रूप की डेफिनेशन अधिकतर पूछी जाती है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी समान होती हैं, क्या कहलाते हैं? तो अपर रूप कहलाते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कार्बन के आउट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण कार्बन अस्थिर होता है। क्या होता है? कार्बन अस्थिर होता है। कार्बन के छोटी साइज की वजह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़े जा सकते। ये भी सही है। 4 इलेक्ट्रॉन दान करने पर भी न्यूक्लियस का आकर्षण कार्बन को अस्थिर कर देता है। ये भी सही है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखिए ये आपका कार्बन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन शेल का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो 4 और हाइड्रोजन से जुड़ेगा। कार्बन जो है वो 4 और किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ये आपका कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? ये एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा और क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। अब एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन का बेसिक रूल। एटम के शेल में यानी कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का बेसिक रूल क्या होता है? आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो नियम है वो 2n², ये सूत्र होता है 2n², जिसको याद है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देगा। यानी कि कार्बन की जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं कौन कौन सी होती है? K, L, M, N। 4 कक्षाएं होती है कार्बन की। कितनी कक्षाएं होती हैं? 4 कक्षाएं होती हैं। 4 शेल होती हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीसरी कक्षा में 18 जाएंगे और चौथी कक्षा में 32 जाएंगे। यानी कि 2, 8, 18, 32। यानी कि अगर आप 2n² का सूत्र लगाकर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाएंगे तो आसानी से यही आएगा 2, 8, 18, 32। ये आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराने का सूत्र होता है, रूल होता है। देख लीजिए आप, ये है ये एक कक्षा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए 8। तीसरी में देखिए, तीसरी में 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए 18। 18 किस में है? 18 एम वाली में। के में कितने हैं? 2।
एल में कितने हैं 8 और एम में कितने हैं 18। अब लास्ट में कितने रहेंगे 32 रहेंगे। गिन लीजिए अगर यकीन ना हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 हो गए। यानी कि आपकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 32 रहते हैं। अब यहां से बनता है एक प्रश्न, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि एटम के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि एटम के एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में से अगर आपको चौथी कक्षा में पूछा, यानी कि एन में अगर पूछा तो 32 आप बताएंगे, एम में पूछा तो 18 बताएंगे, एल में पूछा तो 8 बताएंगे, और के में पूछा तो 2 बताएंगे। अब ये कैसे जाते हैं, ये आपको 2n² के हिसाब से आपको इसमें प्रवेश कराना है। अब आता है आपका हीरा। हीरा आया। अब हीरे में क्या हुआ, हीरे के बारे में देखते हैं हम लोग। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीरा क्या होता है, हीरे के गुण पढ़ रहे हैं अपन, यानी कि विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक। अब कुचालक और सुचालक क्या होते हैं, प्रश्न तो यहां से बनते हैं। कुचालक और सुचालक, कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित न हो कुचालक, और जिसमें धारा प्रवाहित हो सुचालक। सु और चालक, सु का मतलब होता है चलना और कु का मतलब होता है वहीं पे रुकावट। मतलब विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का अवरोध करना, रुकना क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहित होना क्या कहलाता है, सुचालक कहलाता है। तो हीरा क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, इसका गलनांक जो होता है वो होता है उच्च। हीरे का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। द्रव में नहीं घुलता है, पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। द्रव में नहीं घुलता है, पारदर्शक होता है और रंगीन होता है। ये जो इनके जो गुण है ना, ये गुण एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये गुण क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कैरेट की बात करें, 1 कैरेट यानी कि 2 ग्राम का। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर होता है। अब सबसे ज्यादा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर जो होता है वो हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। हीरा, ये इधर वाला जो पोर्शन है ना, ये इसमें से 1 नंबर का प्रश्न फिक्स है। हर एक एग्जाम में इसमें से 1 नंबर का प्रश्न फिक्स है। और आपको नॉलेज के लिए पता होना ही चाहिए कि हीरे के क्या गुण हैं, कैसे कार्य करता है, क्या कितना गलनांक होता है, क्या कुचालक होता है, सुचालक होता है या कठोर होता है। अच्छा, कांच को काटने में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरे का उपयोग अगर पूछे तो आप लोगों को, अगर कांच को काटने में, तो स्वाभाविक हीरे का उपयोग कांच को काटने में किया जाएगा। अब आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। इसे काला शीशा भी कहते हैं। प्रश्न यहां से बनता है, काले शीशे के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन में ग्रेफाइट मिलेगा। विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन में ग्रेफाइट मिलेगा। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। पेंसिल की नोक में, आपको पता हो तो पेंसिल की नोक के ऊपर लकड़ी का एक परत होती है। क्यों होती है, क्योंकि हीरा जो है, सॉरी ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। अगर आप ग्रेफाइट को अगर टच करोगे तो उसमें करंट प्रवाहित होगा, करंट लगने की संभावना है। तो पेंसिल के नोक में क्या पाया जाएगा, हीरा पाया जाता है। परमाणु भट्टी में हीरा पाया जाता है। इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अब आता है संयुक्त रूप। संयुक्त रूप के बारे में हम देखेंगे। संयुक्त रूप के बारे में देखेंगे, कोयला, कोयले के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है, कोयला भी अलग अलग होता है। अब कोयले का जो रूप है वो 4 रूप पाए जाते हैं। कोयले के टाइप्स जो 4 हैं, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। ये है पहला एंथ्रेसाइट कोयला,
दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला, चौथा पीट कोयला। एंथ्रेसाइड जो होता है 90 से अधिक मात्रा में होता है। एंथ्रेसाइड में कोयले का परसेंटेज 90 से अधिक होता है और बिटुमिनस में 45 से 90 तक होता है और लिग्नाइट में 25 से 30% होता है और पीट कोयला होता है 27% तक कार्बन होता है। यानी कि सबसे थर्ड क्लास का होता है पीट कोयला। सबसे थर्ड क्लास का जो कोयला होता है पीट कोयला। लेकिन सबसे उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइड होता है, जिसमें 90% से अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाएगा। एंथ्रेसाइड कोयला, कोयले से अगर प्रश्न आता है तो एंथ्रेसाइड से बनता है। अब देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जिसे बोलते हैं, ड्राई आइस, इसे ही शुष्क बर्फ कहते हैं। ये प्रश्न है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है, स्वाभाविक है, जिसे गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उपयोग होता है आइसक्रीम के निर्माण में। इसका उपयोग किस में होता है? आइसक्रीम के निर्माण में होता है। अब आता है आपका हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व ही क्या है? हाइड्रोजन है। प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह वायु की ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक के रूप से क्रिया करके जल का निर्माण करती है। साथ ही यह न्यूनतम वायु प्रदूषक करता है। न्यूनतम वायु प्रदूषक करता है। जैसे H+O2 = HO2 जल बन गया। साधारण जल का जो भार होता है वो 18 जी प्रति मोल होता है, ग्राम प्रति मोल होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन को आपने एक प्रश्न आता है कि आवारा तत्व, क्या आता है? आवारा तत्व। तो आवारा तत्व कौन सा है? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन साहब ही आवारा तत्व है, क्योंकि इनका कोई जगह निश्चित नहीं है, ये इधर उधर रहते हैं। तो आवर्त सारणी में ये पहले नंबर पे आते हैं, लेकिन इनको फिर भी आवारा तत्व कहा गया है क्योंकि इनका स्थान निश्चित नहीं है। आइए देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। समस्थानिक क्वेश्चन आते हैं। समस्थानिक आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटियम 1H1 1H2 और ट्राइटेरियम 1H3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम 1H1 1H2 और 1H3 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अब ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि D2O का निर्माण करता है, जिसे भारी जल कहते हैं। अब आता है भारी जल का सूत्र। एग्जाम में पूछा जाता है भारी जल का सूत्र। D2O भारी जल का सूत्र है। अब इसका आणविक भार जो होता है 20 ग्राम प्रति मोल होता है। 20 ग्राम प्रति मोल होता है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसकी खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न ने की। 1932 में किसने की? यूरे और वाशबर्न ने D2O यानी कि भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न ने की। अब भारी जल का उपयोग देख लीजिए आप। भारी जल का उपयोग है मंदक के रूप में। भारी जल का उपयोग कहीं में करते हैं? मॉडरेट यानी कि मंदक के रूप में करते हैं। कॉलेंट यानी कि शीतलक के रूप में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में करते हैं। न्यूट्रॉनों की स्पीड स्लो करने में भी इसका उपयोग करते हैं। जब न्यूट्रॉनों की स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना, तो न्यूट्रॉनों की स्पीड स्लो करने में भी या न्यूनतम करने में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नोट IMP फैक्ट है। समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए उत्क्रम परासरण उपयोग में ली जाती हैं। ये जो भारी जल होती है ना, ये समुद्र जल का जब शुद्धिकरण होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है या उत्क्रम परासरण जब होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है।
अब हाइड्रोजन के उपयोग देख लिए आप। हाइड्रोजन के उपयोग, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है। द्रव जो हाइड्रोजन होती है इसका उपयोग किस में होता है? रॉकेट ईंधन में होता है। प्रश्न आता है रॉकेट ईंधन में उपयोग होता है हाइड्रोजन का द्रव के रूप में। वनस्पतिक तेल प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू निकिल की उपस्थिति में 150 से 180 की डिग्री सेंटीग्रेड पर वनस्पतिक घी बनता है। क्या बनता है? वनस्पतिक घी कैसे बनता है? वनस्पतिक तेल और हाइड्रोजन की क्रिया जब निकिल और 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो वनस्पतिक घी बनता है। हाइड्रोजन 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकिल की उपस्थिति में वनस्पतिक तेल से क्रिया करके वनस्पतिक घी का निर्माण करता है। इसे प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। प्रश्न आता है कि वनस्पति तेल और हाइड्रोजन की क्रिया निकिल की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर क्या बनता है और ये क्रिया क्या कहलाती है? तो वनस्पति घी बनता है और ये क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है और ये क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। हेबर विधि में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है। अमोनिया बनाने की हेबर विधि कक्षा 10वीं में पढ़ी होगी आपने। अमोनिया बनाने की हेबर विधि NH3 का निर्माण करती है। अमोनिया में घुलनशील होती हैं या टार गैस के यूज में की जाती हैं, जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब मिलता है तो क्या बनाता है? अमोनिया गैस बनाता है। इसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि के नाम से भी जाना जाता है। टार गैस जो होता है C10H5ClN2 यानी कि क्लोरोबेंजीन मेल्लोनाइट्राइट, ये जो होता है इसे टार गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसका हम टेस्ट लगाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन जो हमने पढ़ा है अभी, उसका टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में देखते हैं कितना परसेंटेज क्या क्या बनता है। आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नंबर पहला क्या है? प्रश्न नंबर पहला है, निम्न तत्वों में कौन सबसे ज्यादा यौगिक निर्माण करता है? निम्न में से कौन सबसे ज्यादा यौगिक निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन एंड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो जो यौगिक सबसे ज्यादा करता है वो कार्बन करता है। कार्बन आपका राइट आंसर है। हमने पहले ही पढ़ा है कि कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक होते हैं, पॉइंट भी लिखा है। इसी के साथ निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और बालू। तो स्वाभाविक है कि हीरे में कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है, कोयले में कार्बन है, लेकिन बालू में कोई कार्बन नहीं है। इसीलिए आपका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो कार्बन का अपर रूप नहीं है हीरा। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, लेकिन ऑक्सो कार्बन्स कोई अपर रूप नहीं है। इसीलिए आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी राख, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो स्वाभाविक है हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित ईंधन में सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है? मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर डी डीजल। तो स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा कम प्रदूषक होता है। हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषक जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन आने वाले ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने की संभावना है और आने वाले भविष्य में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ही उपयोग होगा, क्योंकि बहुत कम वायु प्रदूषण करता है। अगला है भारी जल का रासायनिक फार्मूला। हमने बताया था भारी जल यानी कि ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन नंबर बी D2O, ऑप्शन नंबर सी H2CO3, ऑप्शन नंबर डी H2S। तो D2O भारी जल का सूत्र है। D2O जो है भारी जल का सूत्र है।
इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला है लिग्नाइट, दूसरा है टीन, तीसरा है चांदी, चौथा है लोहा। तो लिग्नाइट जो होता है वो कार्बन का ही रूप होता है, लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोयले के निम्न प्रकारों में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है? तो स्वाभाविक है, मैंने 4 प्रकार के बताए थे। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। जो एंथ्रेसाइट होता है सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, 80 से 90% के लगभग कार्बन होता है। और लेकिन सबसे कम जो होता है वो पीट कोयले में होता है। ये भी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का उत्तर होने वाला है, एंथ्रेसाइट। इसी के साथ अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए केवलार, ऑप्शन नंबर बी लेक्सान, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफिन, ऑप्शन नंबर डी स्पाइडर सिल्क। तो ग्रेफिन जो है कार्बन का ही रूप है, ग्रेफिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, कार्बन यानी कि ग्रेफिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो हमने बनाया था कि तेल की क्रिया हम जब कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और उसमें किसकी उपस्थिति होती है? 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर से हम लोग निकिल की उपस्थिति में उसकी क्रिया कराते हैं, यानी कि निकिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11 न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक की तरह प्रयुक्त करने वाला पदार्थ, यानी कि विमंदक यानी कि मंदन के रूप में प्रयोग करने वाला जो पदार्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए साधारण नमक, ऑप्शन नंबर बी भारी जल, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया और ऑप्शन नंबर डी द्रव हाइड्रोजन। तो भारी जल या भारी पानी है ये। तो भारी पानी यानी कि भारी जल का उपयोग हम करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? भारी जल का उपयोग सूत्र होता है D2O। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 निम्न में से किसमें भारी जल की खोज की? तो CH उरे ने भारी जल की खोज की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, HC उरे या यूरे ने भारी जल की खोज की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है पेंसिल का लेड है, यानी कि पेंसिल की जो नोक बनी होती है। हमने ग्रेफाइट में पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो है पेंसिल की नोक के रूप में प्रयुक्त होता है। पेंसिल के नोक के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14 है हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट के बराबर होती है। तो 200 मिलीग्राम 1 कैरेट के बराबर होता है, 200 मिलीग्राम। दोस्तों हम स्पीड में निकलेंगे। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15 है शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? आपने पढ़ा होगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है, ड्राई आइस कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रम प्रासरण। उत्क्रम प्रासरण आपने पढ़ा था कि उत्क्रम प्रासरण जो है वो शुद्ध पानी में खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया उत्क्रम प्रासरण कहलाती है। इसी के साथ भारी जल का आणविक भार जो होता है वो 20 होता है। भारी जल का आणविक भार 20 होता है। अगला प्रश्न है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। वनस्पति तेल और हाइड्रोजन की जब क्रिया कराते हैं 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के और निकिल की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति ये रहता है, उपयोग करते हैं और ये वनस्पति घी बन जाता है। आइए अगला प्रश्न है शायद प्रश्न यही खत्म होने वाले हैं। ये रहे आपके प्रश्न
जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें @सक्सेस पॉइंट बाय के सर के नाम से चैनल मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पर्याप्त रूप से पर्याप्त समय पर मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर अभी आपको अगर कोई सा ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करें और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।